प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। पशुपालन करने वाले किसानों के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने मवेशियों से संबंधित फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए अगले 5 सालों में 1343 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है। अगले 5 सालों में टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा इन बीमारियों का क्रमिक रूप से उन्मूलन किया जाएगा। अब तक वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शेयर बेसिस पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब केंद्र ने इस कार्यक्रम पर खर्च होने वाली रकम का पूरा भार उठाने का निर्णय लिया है। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर इत्यादि में फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस बीमारियां बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से होने वाली बीमारी एफएमडी को हूफ एंड माउथ डिजीज भी बोला जाता है। हूफ का मतलब होता है खुर। इससे आप समझ सकते हैं कि गो जाति यानी बोवाइन मवेशियों को यह बीमारी होती है। यह एक बेहद संक्रामक बीमारी है। ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो बहुत आसानी से जानवरों से इंसानों में फैलती है। जैसे संक्रमित गाय या अन्य जानवरों के दूध इत्यादि से भी इंसानों में यह बीमारी हो जाती है। ब्रुसेलोसिस घोड़ा और कुत्तों को प्रभावित नहीं करती। यहां आपको ध्यान देना होगा कि फुट एंड माउथ डिजीज इंसानों में रेयरली फैलती है। साथ ही हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज यानी एचएफएमडी एफएमडी से बिल्कुल अलग बीमारी है। एचएफएमडी इंसानों में होने वाली बीमारी है जो सामान्यतः बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। हाल ही में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनआरआरआई ने चावल में राइस ब्लास्ट बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले जीन की पहचान की है। साथ ही 9 राज्यों की चावल की 150 से भी अधिक प्रजातियों पर अध्ययन कर राइस ब्लास्ट के लिए प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े मार्कर की भी पहचान की गई है। गौरतलब है कि 1980 से 1987 के बीच देश में 7 बार ब्लास्ट महामारी फैली। इसके चलते काफी नुकसान भी हुआ। इससे बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कवकनाशी बहुत महंगे होने के साथ ही पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक भी होते हैं। इस समस्या के मद्देनजर शोधकर्ता राइस ब्लास्ट के उत्तरदायी कवक के लिए प्रतिरोधक जीन की खोज कर रहे हैं। इसके अलावा कवक की चावल को प्रभावित करने की क्षमता में भी बदलाव के चलते प्रतिरोधक क्षमता युक्त नए जीन्स की पहचान करना जरूरी है। एनआरआरआई की नेशनल जीन बैंक ने इस काम के लिए 9 राज्यों में चावल की विकसित प्रजातियों के बीज इकट्ठे किए थे। इन बीजों को 2 मौसमों में उगाकर उनकी जांच भी की गई है। इस अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विकसित हुई चावल प्रजातियों में प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा थी। आपको बता दें कि राइस ब्लास्ट चावल की फसल में होने वाली मुख्य बीमारी है। यह मैग्नापोर्थे ओराइजी कवक के कारण होती है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इस साल इसका फोकस क्षेत्र था टोबैको एंड लंग हेल्थ। इस मौके पर देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। इसमें देश में ई सिगरेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम यानी ईएनडीएस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इनमें मौजूद निकोटीन के साथ ही इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट्स और वेपोराइजर भी स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक हैं। डीएनए को नुकसान, कैंसर कारक स्थिति, कोशिकीय, आणविक और प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी विषाक्तता, श्वसन, हृदय और तंत्रिका तंत्र संबंधी डिसऑर्डर, एड्स के बुरे प्रभावों में शामिल हैं। इसके अलावा इससे भ्रूण के विकास और प्रेगनेंसी पर भी बुरा असर पड़ता है। व्हाइट पेपर में ई सिगरेट के पक्ष में दिए जाने वाले इस तर्क को नकार दिया गया है कि यह सिगरेट पीने के आदी लोगों के लिए सिगरेट छोड़ने में मददगार है। इसके मुताबिक ई सिगरेट का इस्तेमाल सिगरेट न पीने वाले लोगों में भी सिगरेट की लत डाल सकता है।
यह व्हाइट पेपर के श्रीनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने देश में ई सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित करने की सिफारिश वाला एक एडवाइजरी पेपर जारी किया था। बीते दिनों एक रोचक खबर मलेरिया के संदर्भ में आई। एक शोध से पता चला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कवक बड़ी मात्रा में मलेरिया वाहक मच्छरों का सफाया कर सकते हैं। यह शोध पश्चिम अफ्रीका स्थित IRSS रिसर्च इंस्टीट्यूट, बर्किनो फासो और यूएस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ताओं ने किया है। गौरतलब है कि मादा एनाफिलीज मच्छर को मलेरिया का वाहक माना जाता है और दुनिया भर में इससे सालाना 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। लिहाजा इस शोध में मलेरिया मच्छरों से निपटने के लिए मेटारहिज्म पिंगेंस नामक जेनेटिकली मॉडिफाइड कवक का उपयोग किया गया है। ये कवक बहुत अधिक लचीले होते हैं, जिन्हें आसानी से जेनेटिकली संशोधित किया जा सकता है। साथ ही इनमें आनुवंशिक निर्देश प्राप्त करने की भी क्षमता होती है, जिससे ये मच्छर के अंदर प्रवेश कर जहर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये कवक फनल वेब स्पाइडर नामक टॉक्सिन का निर्माण करते हैं, जिससे 45 दिन के भीतर ही 99% मलेरिया मच्छरों का खात्मा हो सकता है। आपको बता दें कि फनल वेब स्पाइडर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मकड़ी की प्रजाति का एक सदस्य है। इन मकड़ियों का फैलाव ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के तस्मानिया से लेकर नॉर्थ क्वींसलैंड के जंगलों तक है। साथ ही इन्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दक्षिण अफ्रीका के गल्फ रेंज के वेस्टर्न स्लोप के जंगलों में भी देखा जा सकता है। यहाँ फनल वेब मकड़ी की लगभग 40 प्रजातियां देखी जा सकती हैं, जिन्हें 2 जीनस में बांटा गया है। इसमें पहला जीनस हाइड्रोनाइके और दूसरा एट्रैक्स है। इन मकड़ियों का आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इनका रंग काला या भूरा होता है। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष युद्ध से संबंधित तकनीकों के विकास के लिए एक नई एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मकसद सेनाओं को अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की क्षमता से युक्त बनाना है। इस नई एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी DSRA होगा। इसका काम अंतरिक्ष युद्ध से संबंधित हथियार प्रणालियों और तकनीकों का विकास करना होगा। इस एजेंसी में वैज्ञानिकों की एक टीम होगी जो तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफिसर्स के साथ काम करेगी। DSRA डिफेंस स्पेस एजेंसी को शोध एवं विकास में सहायता देगी। डिफेंस स्पेस एजेंसी तीनों सेनाओं यानी थल, जल और वायु सेना के सदस्यों से मिलकर बनी है। यह देश को अंतरिक्ष युद्ध में सहायता देने के लिए बनाई गई है। यह बेंगलुरु में एयर वाइस मार्शल रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में स्थापित की जा रही है। भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था प्रसार भारती के मुताबिक अगले 6 माह में सभी वैश्विक शॉर्टवेव ट्रांसमिशंस को बंद कर दिया जा सकता है। श्रोताओं की संख्या में लगातार आ रही कमी को इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है। प्रसार भारती के मुताबिक इसे बंद कर इस पर होने वाले सालाना खर्च यानी 60 से 70 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी, ताकि प्रसारण के दूसरे नए माध्यमों को विकसित किया जा सके। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो का मानना है कि इससे उसकी वैश्विक पहुंच कम हो जाएगी, जिससे विदेशी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन की शुरुआत 1939 में की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो के पास उपलब्ध घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लगभग 46 शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स में से 28 अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए हैं। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण 150 देशों में हो रहा है। यह प्रसारण 13 भारतीय और 15 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। आपको बता दें कि शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन में प्रसारण का दायरा बहुत बड़ा होता है। ट्रांसमीटर्स के हजारों मील दूर भी इसके प्रसारण को सुना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मीडियम वेव का दायरा सीमित होता है और इसका प्रसारण कम दूरी तक ही होता है। शॉर्ट वेव के बरक्स मीडियम वेव के सिग्नल्स ज्यादा मजबूत होते हैं। इसरो ने पहली बार स्कूल विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रयोगशालाएं खोलने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत इसरो स्कूल विद्यार्थियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए चुने गए 108 विद्यार्थियों के पहले बैच ने हाल ही में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। यह प्रशिक्षण बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और कुछ अन्य स्थानों पर दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसरो के युविका कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि इसरो का युविका भारत सरकार के जय विज्ञान जय अनुसंधान विजन पर आधारित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन मई 2019 में किया गया था। इस कार्यक्रम की अवधि 2 सप्ताह की है।
युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नवीन अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रति रुचि पैदा करना है। इसके लिए उन्हें अंतरिक्ष तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की बुनियादी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। इस कार्यक्रम में बातचीत, जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा अपना अनुभव साझा करना, सुविधाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा, विशेषज्ञों के साथ चर्चा सत्र, प्रायोगिक कार्य और फीडबैक सत्र आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के लिए 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो चुके और 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र शामिल हो सकते हैं। इसमें भागीदारी के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से प्रत्येक वर्ष 3 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर आधारित है। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष तवज्जो दी जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की यात्रा, पाठ्य सामग्री, रहने खाने इत्यादि का खर्च इसरो ही वहन करेगा। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ्यूल सेल जैसी आधुनिक ऊर्जा तकनीकों के लिए सेलेनियम ग्राफीन आधारित उत्प्रेरक विकसित किया है। यह प्लैटिनम आधारित उत्प्रेरक की तुलना में सस्ता, अधिक कुशल, अधिक समय तक स्थिर रहने वाला है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन फ्यूल आधारित वाहनों में फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण तौर पर इन फ्यूल सेल्स में प्लैटिनम जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल होता है। ये उत्प्रेरक काफ़ी महंगे होते हैं। इसके अलावा ये शुरुआती दिनों में अच्छा काम करते हैं, लेकिन जल्द ही कई कारणों की वजह से इनकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। फ्यूल सेल में ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इस अभिक्रिया में प्लैटिनम का उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है। मेथनॉल फ्यूल सेल में अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड जल्द ही खराब हो जाते हैं। ये पॉइजन का काम करते हैं। ऐसे में प्लैटिनम जैसे महंगे उत्प्रेरक का इस्तेमाल समस्या पैदा करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सेलेनियम ग्राफीन आधारित उत्प्रेरक ऐसी स्थिति में अधिक सहनशील है। यह उत्प्रेरक सिंगल एटम कैटलिस्ट की श्रेणी में आता है। इसमें सक्रिय धातु अकेले अणु के रूप में मौजूद होती है। इसमें सपोर्ट के लिए किसी दूसरी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक मात्रात्मक और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। वहीं कैटलिस्ट पॉइजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देते हैं। एक केंद्रीय पैनल ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में HTBT कॉटन के उगाए जाने की पुष्टि की है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी जांच के लिए फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमेटी का गठन किया था। इसे अवैध जीन्स वाले BT कॉटन बीजों के उत्पादन की जांच करनी थी। समिति ने पाया है कि 2017-18 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कपास उगाने वाले क्षेत्रों के 15% और पंजाब में 5% क्षेत्र में अवैध बीजों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि HTBT कॉटन का पूरा नाम हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन है। इसे साधारण तौर पर BT3 कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरी पीढ़ी की जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। इसका विकास मोनसेंटो कंपनी ने किया है। इसमें खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को सहने की क्षमता होती है। HT फसल में ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल खरपतवार नाशक के तौर पर किया जाता है। हालांकि इस तकनीक के व्यापारिक इस्तेमाल के लिए अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की मंजूरी नहीं मिली है। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि BT कॉटन तकनीक में पिंक बॉलवर्म के अलावा सभी तरह के बॉलवर्म के लिए बचाव की क्षमता मौजूद है। लेकिन पिंक बॉलवर्म ने बॉलगार्ड 2 यानी BT कॉटन के दूसरी पीढ़ी के बीजों के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। यही कारण है कि किसान BT3 बीजों को वरीयता दे रहे हैं। हाल ही में जीनोमिक अध्ययन के जरिए चावल में शीट ब्लाइट रोग के लिए उत्तरदायी कवक से जुड़ी रोचक जानकारियां उजागर हुई हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया। इस अध्ययन का मकसद चावल की शीट ब्लाइट प्रतिरोधी किस्म को तैयार करना है। राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवकीय पैथोजन को चावल में खतरनाक शीट ब्लाइट रोग का कारण बताया गया है। इस रोग के कारण हर साल लगभग 60% चावल की फसल का नुकसान होता है। इसीलिए स्थायी रूप से इस रोग को नियंत्रित करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। लिहाजा वैज्ञानिकों ने इस कवक के BRS11 और BRS13 नाम के 2 आक्रामक स्ट्रेन्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। साथ ही ऐसे कई जीन और जीन परिवारों की खोज की जो शीट ब्लाइट रोग को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों ने पहले से मौजूद राइजोक्टोनिया सोलानी AG1IA समूह के जीनोम से इन आक्रामक रूपों की जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना भी की। आपको बता दें कि 1997 में स्थापित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के जैव तकनीक विभाग से जुड़ा एक स्वायत्त संस्थान है। भारत में पादप आनुवंशिकी की दिशा में यह संस्थान अहम भूमिका निभाता है। 17 से 21 जून के बीच पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे यानी IPTA की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में दुनिया भर के रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने हिस्सा लिया। भारत पिछले 4 सालों से IPTA का सहयोगी देश है, लेकिन भारत इसकी वार्षिक बैठक की मेजबानी पहली बार कर रहा है। आपको बता दें कि IPTA 12 से भी अधिक देशों के एस्ट्रोनॉमर्स का सहयोगी संगठन है। इसमें प्रतिष्ठित संगठन यूरोपियन पल्सर टाइमिंग एरे, नॉर्थ अमेरिकन नैनो हर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स और पार्केस पल्सर टाइमिंग एरे शामिल हैं। इनके अलावा कुछ उभरते हुए प्रयास जैसे इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे, साउथ अफ्रीकन पल्सर टाइमिंग एरे और चाइनीज पल्सर टाइमिंग एरे भी IPTA कोलैबोरेशन का हिस्सा हैं। यह दुनिया भर में मौजूद 12 से ज्यादा रेडियो टेलीस्कोप के इस्तेमाल से अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वीय तरंगों को डिटेक्ट करता है। गुरुत्वीय तरंग स्पेस टाइम मैट्रिक में एक दूसरे का ही चक्कर लगा रहे 2 बड़े ब्लैक होल से पैदा होने वाली हलचल है। पुणे स्थित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप और ऊटी रेडियो टेलीस्कोप के अपग्रेड होने के बाद अब भारत भी IPTA की पूर्ण सदस्यता के लिए जरूरी मानकों को पूरा करता है। जर्मनी और रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड का 3 डायमेंशनल एक्सरे मैप बनाएगा। इससे ब्लैक होल, डार्क एनर्जी और तारों से जुड़े कई अज्ञात तथ्य पता चल सकेंगे। इस टेलीस्कोप का नाम स्पेक्ट्रम रोएंटजेन गामा यानी SRG है। इस टेलीस्कोप को रूस द्वारा निर्मित प्रोटॉन M रॉकेट से 21 जून को कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया। इस मिशन की अवधि 4 साल है। यह पूरे अंतरिक्ष का 8 बार सर्वे करेगा। यह लगभग 3 मिलियन सुपर मैसिव यानी बड़े ब्लैक होल्स की पहचान करेगा। यह ऐसा पहला टेलीस्कोप है जो हार्ड एक्सरे के प्रति संवेदनशील है और पूरे अंतरिक्ष की मैपिंग करेगा। हार्ड एक्सरेज अधिक ऊर्जा वाली एक्सरेज होती हैं। SRG में 2 स्वतंत्र एक्सरे टेलीस्कोप हैं। पहला जर्मनी में बना रोसिटा है और दूसरा रूस निर्मित ARTX-C। SRG से डार्क मैटर की उत्पत्ति का भी पता लगाया जाएगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और जर्मन स्पेस एजेंसी ने इस संयुक्त मिशन को 2009 में अंतिम रूप से मंजूरी दी थी। अभी हमने जोजिला दर्रा पास किया है और अब हम बढ़ रहे हैं द्रास की तरफ। आपको एक और खबर बताते हैं। WHO ने एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को लेकर एक वैश्विक कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें WHO ने ऑनलाइन टूल अवेयर को अपनाने का जिक्र किया है। यह टूल नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश देगा। इस टूल के तहत एंटीबायोटिक दवाओं को 3 वर्गों में रखा गया है: एक्सेस, वॉच और रिजर्व। इसमें एक्सेस श्रेणी में शामिल दवाओं का इस्तेमाल सामान्य और गंभीर संक्रमणों की स्थिति में किया जाएगा। वॉच लिस्ट में शामिल दवाएं हमेशा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मौजूद रहेंगी, जबकि रिजर्व कैटेगरी में रखी गई दवाओं का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इस कैंपेन के तहत एक्सेस समूह में शामिल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वॉच और रिजर्व समूह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल घटाने का लक्ष्य है। मौजूदा समय में एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। लिहाजा अवेयर टूल नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को सही समय के लिए सही एंटीबायोटिक चुनने में मदद करेगा। हम इस समय हैं नुब्रा वैली में और जिस इलाके में हम खड़े हैं ये सैंड ड्यून्स का इलाका है। इन्हें बरखान कहते हैं। चलिए यहाँ से अगली खबर का रुख करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यानी ILS ने चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडी का विकास किया है। इस एंटीबॉडी के वाणिज्यीकरण के लिए भी ILS को लाइसेंस मिल गया है। इस एंटीबॉडी का विकास सोमा चट्टोपाध्याय की अगुवाई वाली टीम ने किया है। अब ILS इस एंटीबॉडी के वाणिज्यीकरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से साझेदारी करेगा। इससे पहले चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के लिए किसी एंटीबॉडी के विकास की बात सामने नहीं आई है। इस तरह ILS की टीम चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के लिए
एंटीबॉडी का विकास करने वाला पहला समूह है। इस एंटीबॉडी को चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के NSP1, NSP3 और NSP4 प्रोटीन के लिए संवेदनशील और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के तौर पर बांटा गया है। आपको बता दें कि चिकनगुनिया वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों से मानव में फैलती है। इसके लिए जिम्मेदार मच्छर एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 31.4% भारतीय बच्चे छोटे कद वाले होंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में बच्चों के छोटे कद में कमी की दर भारत में सबसे धीमी रही है। प्रतिवर्ष 1% की दर से यह कमी आई है, जो कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे धीमी गिरावट है। खाद्य पदार्थों तक लोगों की सुनिश्चित पहुंच न हो पाना और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में आई कमी को इसका कारण बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 48, उत्तर प्रदेश में 46 और गोवा तथा केरल में 20% बच्चे इस समस्या के शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के 43.6, अनुसूचित जाति के 42.5 और निरक्षर मां के 51% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य 2 जीरो हंगर के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह पहली रिपोर्ट है। 2022 तक बच्चों के छोटे कद की दर को 25% तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। लिहाजा रिपोर्ट ने भारत को बच्चों के छोटे कद में गिरावट की दर दोगुनी करने की नसीहत दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल जैसे विषय पर पहली बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश भविष्य में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के संकट के मद्देनजर जारी की गई है। दरअसल एक आकलन के मुताबिक 2035 तक दुनिया भर में 13 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। मौजूदा वक्त में भी 400 मिलियन लोग जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। WHO की यह गाइडलाइंस यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें यौन संचारित संक्रमण, घर में ही प्रेगनेंसी किट आधारित गर्भधारण संबंधी जांच, HIV की खुद से जांच और चिकित्सीय गर्भपात का स्वप्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। WHO ने आशंका जताई है कि भविष्य में हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी मानवीय संकट से जूझ रहा होगा। लिहाजा इस दिशा निर्देश का मकसद लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक करना और खुद की देखभाल के लिए तैयार करना है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति, परिवार या समूह की स्वास्थ्य को बनाए रखने, बीमारी को रोकने, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या उसके बिना बीमारी और विकलांगता से निपटने की क्षमता को सेल्फ केयर कहते हैं। WHO 24 जून से 24 जुलाई के दौरान सेल्फ केयर के लिए शोध और संवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। नासा ने अपने पंच मिशन के लिए टेक्सास स्थित साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुना है। इस मिशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के सोलर फिजिसिस्ट दीपांकर बनर्जी को इन्वेस्टिगेटर हैं। पंच यानी PUNCH मिशन का पूरा नाम पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर है। इस मिशन का मकसद सूर्य के बाहरी कोरोना से सौर पवनों की दिशा में होने वाले कणों के ट्रांजिशन को समझना है। आपको बता दें कि सौर पवनों की उपस्थिति इंटरप्लेनेटरी स्पेस यानी ग्रहों के बीच के खाली स्थान में होती है। पंच मिशन में 4 माइक्रो सैटेलाइट्स का समूह होगा। ये सैटेलाइट्स सूर्य के कोरोना के इंटरप्लेनेटरी माध्यम से जुड़ाव का अध्ययन करेगा। यह मिशन 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। भारत भी सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन भेजने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिक के पंच मिशन से जुड़ने से आदित्य मिशन में भी मदद मिलेगी। बीते दिनों अमेरिका स्थित वेस्ट अमेरिकन एनालिटिकल लेबोरेटरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय नमक विनिर्माता खाद्य नमक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इस्तेमाल नमक में एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। यहाँ देखने वाली बात है कि यह रसायन स्वास्थ्य पर कैसा असर डालता है। यदि पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो यह एक जहरीला पदार्थ है, क्योंकि इसका उपभोग किए जाने पर यह साइनाइड एनायन रिलीज करता है। लेकिन दूसरी तरफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मामले में ऐसा नहीं है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में साइनाइड फेरस एनायन से मजबूती से जुड़ा होता है। यह कितना खतरनाक है ये जानने के लिए हमें इसकी लेथल डोज
50 यानी LD50 वैल्यू को देखना होगा। LD50 वैल्यू किसी रसायन की वह मात्रा है जिसके उपभोग या त्वचा के माध्यम से अवशोषण से जानवरों के किसी समूह के 50% सदस्यों की मौत हो जाती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की LD50 वैल्यू 3.6 ग्राम पर केजी है। यह साधारण नमक के बराबर ही है। इसके अलावा देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने नमक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड की 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। देश में नमक बनाने वाली कंपनियां इसी सीमा के भीतर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इस्तेमाल कर रही हैं। लिहाजा इन आकलनों से स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य के मद्देनजर पोटेशियम फेरोसाइनाइड नुकसानदायक नहीं है। बहरहाल कुछ देशों जैसे यूरोपियन यूनियन ने एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म, हाई ब्लड प्रेशर, नपुंसकता और किडनी खराब होने जैसे प्रभाव हो सकते हैं। एक नए प्रकार के मोबाइल मालवेयर एजेंट स्मिथ ने हाल ही में दुनिया के करीब 25 मिलियन एंड्रॉयड डिवाइस को इन्फेक्ट किया। इस मालवेयर से प्रभावित होने वाले एंड्रॉयड्स में से 15 मिलियन भारत के थे। इजराइल बेस्ड चेक पॉइंट रिसर्च ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मालवेयर ने एंड्रॉयड के इंस्टॉल्ड ऐप को मैलिशियस वर्जन से रिप्लेस कर दिया। इसका इस्तेमाल बैंकिंग से जुड़ी जानकारी चुराने और फाइनेंशियल गेन के लिए फर्जी तरीके के विज्ञापनों को प्लेस करने के मकसद से किया गया था। पहले भी गुलिगैन, हमिंगबर्ड और कॉपीकैट जैसे मालवेयर फैलाए जा चुके हैं। एजेंट स्मिथ इन्हीं मालवेयर्स की तर्ज पर की गई कोशिश थी। एजेंट स्मिथ सबसे पहले थर्ड पार्टी ऐप स्टोर 9 ऐप के जरिए डाउनलोड किया गया था और इसने हिंदी, अरबी, रशियन और इंडोनेशियन स्पीकिंग यूजर्स को टारगेट किया था। हाल ही में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें एक सुदृढ़ डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही इसमें राज्यों, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र के सहयोगात्मक मॉडल को भी शामिल किया गया है। निवेश आकर्षित करने के साथ साथ देश भर में मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस ब्रॉडबैंड को विकसित करना जरूरी बताया गया है। जहां एक ओर यह सूचकांक डिजिटल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थिति और उससे संबंधित बातों का आकलन करेगा, वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रमों को समझने में मददगार साबित होगा। संघवाद की भावना के लिए यह सूचकांक भारत में डिजिटल समावेशन और विकास के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करने के साथ साथ उनके प्रदर्शन को सही ढंग से समझना इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा बुनियादी ढांचागत विकास से जुड़े 9 पैमानों पर आधारित होगा। दूसरे हिस्से के मानक प्राथमिक सर्वेक्षणों के जरिए तय किए जाएंगे। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास होगा जो दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास को उपराष्ट्रीय स्तर पर मापेगा। बीते 22 जुलाई को भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 GSLV Mk3M1 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इसका मकसद चंद्रमा का अध्ययन कर इससे जुड़ी जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना है जिनसे भारत सहित पूरी मानवता को फायदा हो सके। चंद्रयान-2 के तहत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को शामिल किया गया है, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ऑर्बिटर पेलोड 100 किलोमीटर दूर की कक्षा से रिमोट सेंसिंग अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर और रोवर पेलोड लैंडिंग साइट के नजदीक इन सिटू आंकड़े एकत्र करेंगे। ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 वर्ष होगा। आपको बता दें कि भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। इससे पहले अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन यह कारनामा कर चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनिमल फूड इंडस्ट्री में कोलेस्ट्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जुड़े जानवरों, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग और पशु चारे के लिए कोलेस्ट्रीन के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है।
आपको बता दें कि कोलिस्टीन WHO की रिजर्व कैटेगरी में शामिल एंटीबायोटिक है। इसका मतलब है कि इलाज के दौरान इसका इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर ही किया जाना चाहिए। यही वजह है कि कोलिस्टीन का इस्तेमाल केवल गंभीर मामलों में इलाज के लिए किया जाता है, जब दूसरे एंटीबायोटिक काम नहीं करते। इसके बावजूद इस एंटीबायोटिक का भारत में दुरुपयोग हो रहा है। इसका इस्तेमाल पशुओं को बीमारियों से बचाने और इनके विकास में किया जाता है। बाद में इन पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के जरिए मानव में यह एंटीबायोटिक पहुंचता है। धीरे धीरे इस एंटीबायोटिक के प्रति लोगों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है। भारत जैसे देश में यह स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है। भारत में संक्रामक बीमारियों का बड़ा बोझ है, जिससे निपटने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस वायरस से संक्रमित 2 मरीजों को विशेष मेडिकल केयर में रखा गया है। महाराष्ट्र के चांदीपुरा शहर में खोजे जाने के कारण इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा है। चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस यानी CHPV को पहली बार 1965 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 वायरोलॉजिस्ट ने खोजा था। यह वायरस ब्रेन इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के लिए जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से शुरू होकर यह कोमा और मृत्यु तक का कारण बन जाता है। वायरस न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यह वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। हालांकि मच्छरों के काटने से भी कई बार यह वायरस फैलता है। मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई इस वायरस की वाहक है। अभी तक इस वायरस से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। आपको बता दें कि भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सहित इस वायरस की उपस्थिति अफ्रीका में नाइजीरिया और सेनेगल तक देखी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER तिरुवनंतपुरम के रिसर्चर्स ने कैंसर के इलाज के लिए 3 कंपोनेंट नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम तैयार किया है। प्रयोगशाला से मिले शुरुआती परिणामों के मुताबिक इस बात के संकेत मिले हैं कि इससे कैंसर कोशिकाओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सकता है। पारंपरिक तौर पर कैंसर के इलाज के लिए होने वाली कीमोथेरेपी में स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट नहीं कर सकने की सीमा है। इसमें कैंसर सेल्स को खत्म करने के साथ ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। इसी लिहाज से वैज्ञानिक नैनो तकनीक आधारित लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को टारगेट किया जा सकेगा और पारंपरिक कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकेगा। IISER के शोधकर्ताओं द्वारा इसी दिशा में प्रयास किया गया है। इसके लिए रिसर्चर्स की टीम ने 3 बायोमॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर नैनो कैरियर डिजाइन किया है। ये 3 बायोमॉलिक्यूल्स हैं DNA, स्ट्रेप्टाविडिन प्रोटीन और बायोटिन यानी विटामिन B7। इसे हाइब्रिड नैनो जेल के रूप में तैयार किया गया है। DNA ड्रग को कैरी करता है, वहीं बायोटिन का इस्तेमाल स्टिचिंग एजेंट के तौर पर किया गया है। ड्रग को स्पेसिफिक कैंसर सेल तक पहुंचाने के लिए कैंसर कोशिकाओं के एसिडिक नेचर का इस्तेमाल किया गया है। नैनो जेल को टारगेट स्पेसिफिक बनाने के लिए जिस DNA सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है उसे एप्टेमर DNA कहते हैं। इस प्रयोग के शुरुआती परिणामों में पाया गया है कि नैनो जेल स्पेसिफिक कैंसर सेल तक ड्रग को ले जाने में कारगर रहे और स्वस्थ कोशिकाओं पर इनका असर नहीं हुआ। बीते दिनों भारत के जाने माने गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर निर्मित रामानुजन मशीन चर्चा का विषय रही। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस मशीन का विकास किया है, लेकिन इसकी खासियत है कि यह मशीन से ज्यादा एल्गोरिदम की तरह काम करती है। इस मशीन का मकसद गणितीय सूत्र के रूप में कंजेक्चर यानी अनुमान का विकास करना है, ताकि कोई व्यक्ति उसका आकलन करके उसे मैथमेटिकली प्रूव कर सके। अभी सामान्यतः अधिकांश कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तहत व्यक्ति प्रॉब्लम इनपुट में देता है और एल्गोरिदम की सहायता से इसका सॉल्यूशन निकल आता है। इस लिहाज से रामानुजन मशीन इसके उलट काम करता है। इसे एक उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं कि इस मशीन में यदि हम किसी स्थिरांक जैसे पाई को इनपुट के तौर पर डालते हैं तो एल्गोरिदम इनफिनाइट सीरीज का एक इक्वेशन दर्शाएगा जिसका मान पाई के बराबर ही होगा। अब यह किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वह इस इक्वेशन को सही सिद्ध करे। आपको बता दें कि रामानुजन मैथमेटिकल प्रूफ से बंधे नहीं रहते थे। वे खुद से केवल अनुमान लगाकर बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देते थे और इन समाधानों का प्रमाण निकालना बाकी लोगों पर छोड़ देते थे। इस कारण कभी कभी उन्हें कंजेक्चर मशीन भी कह दिया जाता था।
इजरायली वैज्ञानिकों ने रामानुजन की इसी शैली को अपनाया है। इनका कहना है कि इससे गणितज्ञों की भावी पीढ़ी को प्रेरित किया जा सकता है। इसमें एक रोचक बात यह भी है कि इस पहल में शामिल होने वाले प्रतिभागी के नाम पर ही उसके द्वारा विकसित एल्गोरिदम, प्रूफ या कंजेक्चर का नाम रखा जाएगा।